मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं, ये कहते हुए रोने लगे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ये खबर बड़ी खास है और ये खबर आज की इस समय की सबसे बड़ी खबरों में से एक है। जी हां साथियों, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, आज उन्हें निचली अदालत ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई के द्वारा दायर मामले में पूरी तरह बरी कर दिया। उन्हें ही नहीं, उनके साथी जो को अक्यूज्ड थे उन्हें भी बरी कर दिया गया, जिसमें मनीष सिसोदिया का नाम मुख्य है। अन्य 23 आरोपी जो इन समेत हैं, उन सभी को आज निचली अदालत ने यह कहते हुए बरी कर दिया कि आपके खिलाफ कोई ठोस सबूत ही नहीं है, सीबीआई इस मामले को क्यों चला रही है। इस तरह की सूचना सुनकर के केजरीवाल रोने लगे। प्रथम दृश्यता जो रिएक्शन आए वो पूरी सोशल मीडिया पर, पूरी मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हैं, और उन सबसे बड़ी वायरल चीजों में ये कि अरविंद केजरीवाल जिसके चलते 6 महीने से अधिक वो जेल में रह लिए, मनीष सिसोदिया 1.5 साल के लगभग जेल में रह लिए, उन्हें अगर न्यायपालिका, सोचिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री स्तर के नेता जो कि कोर्ट में जो कि जेल रह लिए, और उस जेल गए मामले पर न्यायपालिका आदेश देती है कि आपके खिलाफ तो केस ही गलत है। इसको आधार मानते हुए न्यायपालिका जांच अधिकारी जिसने सीबीआई के अंदर इस मामले की जांच की, उसे ही डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के ऊपर आदेश दे देती है कि इस अधिकारी के खिलाफ जांच करो। एक अधिकारी, और उसने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, न जाने कितने बड़े नेताओं को जेल भिजा दिया। किसके आदेश पर हो रहा था ये सब, देश जानना चाहता है। अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि ये सब किया धरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का है। उन्होंने दिल्ली जीतने के लिए जब किसी भी तरीके से कुछ सफल नहीं हुए, तो आम आदमी पार्टी के 5 बड़े नेताओं को टारगेट किया। एक मामले में जो कि दिल्ली शराब नीति घोटाले के नाम पर जानी गई, उस मामले में उन्हें टारगेट किया। एक एक अधिकारी, एक एक बड़े नेता को जेल की हवा खिला दी गई, और इस जेल में मुख्यमंत्री, देश के स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक सिटिंग सीएम को जेल भेज दिया गया। यह घटना बताते हुए निश्चित ही अरविंद केजरीवाल जी का दिल रो पड़ा, आंसुओं से पूरी तरह वो भाव विभोर हो पड़े, और वो दृश्य वाकई में किसी राजनेता के जीवन में एक जीत के समान है कि जिस आरोप से उन्हें बरी किया गया है, वही उनकी सबसे बड़ी अमानत थी कि वो अपनी ईमानदारी के चलते ही राजनीति में प्रवेश किए थे। आज अदालत जब उन्हें ईमानदार का टैग दे देती है, तो ये उनके राजनीतिक यात्रा की भी सबसे बड़ी जीत में से एक होगी। लेकिन अब क्या करें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है। जनता ने न्यायपालिका के पहले ही बर्ताव से, जिसमें उन्हें जेल भेजना हो, जमानत पर ना देना हो, इन सभी बर्तावों से दिल्ली से तो आम आदमी पार्टी को हटा ही दिया। सत्ता में फिलहाल भाजपा है, तो क्या ये सारी राजनीति की व्यवस्था थी? क्या ये सब रचा रचाया महिमा मंडन किसी के आदेश पर हो रहा था? क्या दिल्ली के अंदर जो भी घटित हुआ वो वाकई में सत्ता का दुरुपयोग था? अब ये हर वो व्यक्ति जो इस फैसले से प्रभावित है वो जानना चाहता है, क्योंकि सही मायने में देखते ही जो प्रथम दृश्यता फील हो रहा है वो तो यही कि न्यायपालिका जिन्हें निर्दोष करार दे रही है, कह रही है कि ठोस सबूत ही नहीं है, कोई सबूत ऐसा नहीं जिसके आधार पर आपको अक्यूज बनाया जा सके, आपको बरी किया जाता है। विचारणीय है कि न्याय में इतनी देरी क्यों? न्यायपालिका पूरे इलेक्शन 2024 से लेकर अब 26 तक, अब तक न्यायपालिका ने इस न्याय को करने में इतनी देरी ना की होती, उस समय ही त्वरित कार्रवाई करते हुए न्यायपालिका और जांच एजेंसीज इस मामले को जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी रख देती, तो शायद जनता के पास इलेक्शन में एक बेहतर विकल्प होता। जनता विकल्पों में दो पार्टियों के बीच खुद से डेमोक्रेटिक तरीके से चुनती कि उन्हें बेहतर किसके साथ जाना है। लेकिन राजनीति है, और राजनीति में अगर संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ है तो यह लोकतंत्र के लिए बेहद गंभीर चिंता का विषय है। अरविंद केजरीवाल जी अपने ऊपर लगे आरोपों से मुक्त होने के बाद परिवारजनों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ दिखाई दिए, और इस बीच में सबसे बड़ा सवाल यह रहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता क्या इस हद तक चली गई है कि किसी पार्टी के नेता को गलत तरीके से फंसाया जा सके। आएंगे इस पूरे विषय पर और डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन एक अपडेट आपको देना जरूरी है, और वो अपडेट ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो मास्टरी क्लासेस मैं बातें बाजार की एप्लीकेशन है और वेबसाइट पर ले रहा हूं, उसका कल ऑफर का आखिरी दिन है, जिसमें मैंने आपसे कमिट किया था कि मैं 20+ एआई टूल्स आपको सिखाऊंगा। ऑलरेडी मैं 30 से अधिक एआई के टूल्स आपके यूज में लाकर दिखा चुका हूं। सेशंस के अंदर 30 से अधिक एआई टूल्स, और उनमें से सबसे करामाती है
लाइव क्लास के दौरान अपनी प्रोफाइल का वेबसाइट बनाना, वो भी वाइब कोडिंग से। वाइब कोडिंग से वेबसाइट कैसे बनाई जा सकती है, जैसे मैं अपनी वाइब कोडिंग से बनाई हुई वेबसाइट आपके सामने शो कर रहा हूं, इसे सीधा की सीधा आपके सामने लॉन्च करके दिखा रहा हूं। ये वो पूरा काम है जो मैंने क्लास के दौरान किया, वो आपके सामने भी प्रेजेंट कर रहा हूं। आप भी अपनी ऐसी ही प्रोफाइल मात्र 30 मिनट के एक सेशन में सीख कर बना सकते हैं। शुल्क के नाम पर केवल आपको सब्सक्रिप्शन की कीमत चुकानी पड़ रही है। कुल मिला के अर्थ यह है कि आपके सामने ये जितनी भी सुविधाएं हैं ये कल तक उपलब्ध हैं 33% ऑफ के साथ। 1 साल की वैधता के साथ आप चाहें तो इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। साथियों, शराब घोटाला केस में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई केस में बरी कर दिया है और कहा कि दोनों के खिलाफ सबूत नहीं है, आरोप साबित नहीं होता। सीबीआई ने साजिश रचने की कोशिश की, लेकिन उसका सिद्धांत ठोस सबूतों की जगह अनुमान पर था। यहां पर कुछ तस्वीरें निकल कर आती हैं जिसमें स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने सभी के खिलाफ आरोप तय करने से इनकार करते हुए सभी को बरी कर दिया। इसी बात को मीडिया से बात करते समय अरविंद केजरीवाल जी भावुक हो गए और अपने हैंडल ट्विटर पर लिखा कि आखिर में अधर्म और अन्याय हारता है, सच ही जीतता है, सत्यमेव जयते। ये वो आइकॉनिक सीन है जिस समय अरविंद केजरीवाल जी मीडिया को संबोधित कर रहे थे और कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से शराब घोटाला कहकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ माहौल बना रही थी, आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने उन सभी आरोपों से हमें मुक्त कर दिया है। सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी अक्यूज थे सबको डिस्चार्ज कर दिया गया। इस तरह का बयान देते हुए आपके साथ में मनीष सिसोदिया जी भी थे जो लगभग 500 से अधिक दिन जेल रह चुके हैं। सत्य की जीत हुई और अब इन्होंने कहा कि मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए जो बयान मैंने आपको शुरुआत में बताया वो आपने कहे, और इसी बीच में जब आप ये सब कह रहे थे तब ये भावुक हो उठे, क्योंकि आपने निश्चित ही बहुत कुछ स्टेक पर चला गया। सत्ता चली गई दिल्ली के अंदर, हालांकि इन्होंने कड़ी टक्कर तब भी दी जिस समय आप पर इतने आरोप चल रहे थे। बीजेपी को चुनाव जीतने में बड़ा संघर्ष करना पड़ा, बड़ा मशीनरी, बड़ा सिस्टम इन्वॉल्व हुआ, तब जाकर के ये चुनाव जीत पाई भाजपा। ये निश्चित ही आपके द्वारा किए गए कार्यों की मजबूती थी। पर कुल मिलाकर के जब इस बात को इन्होंने कहा और कहते कहते ये इमोशनल हो गए। इनके इमोशनल होने पर मनीष सिसोदिया जी के द्वारा इन्हें संभालना और संभालते हुए उनके चेहरे पर भी इमोशंस, भाव उमड़ आना, यह दर्शाता है कि वाकई में राजनेता जो आपके सामने दिखते हैं उनके पीछे भी एक पूरी कहानी होती है, उनके भी दिल होते हैं और उनके भी जिम्मेदारियां होती हैं, राजनीतिक दल हैं। और ये पल भावुक करने वाला पल था। अब यहां से आगे सत्ता पक्ष विपक्ष सबको अपने अपनी प्रतिक्रियाएं देनी होंगी, लेकिन हां, पूरे देश ने ये सीन जो देखा इससे पहले की पूरी पिक्चर उन सभी के दिमाग में दौड़ पड़ी। केजरीवाल जी के बयान से देश के अंदर पूरी तरह चर्चा इस बात की होने लगी कि क्या वाकई में केजरीवाल जी का अब रिटर्न होना तय है। केजरीवाल जी जिस तरह से रिहा आरोपों से बरी होकर लौटे, इस पर सरकार में बैठी हुई भाजपा कहती है कि ये तो केवल निचली अदालत ने अभी आपको रिहा किया है, सीबीआई अब तुरंत उच्च अदालत हाई कोर्ट में जाएगी और अपने मामले को वहां रखेगी। अभी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी खुला है, लेकिन केजरीवाल जी ने इसे अपने आप में न्यायपालिका की जीत करार दिया। निचली अदालत ही सबसे डिटेल सुनवाई करती है, उसके बाद उसी के फैसले को उचली अदालतों में ले जाया जाता है। हो सकता है कि उच्च न्यायपालिकाएं इस मामले में और सुनवाई करें और उसके हिसाब से फैसले पर कोई प्रतिक्रिया दें, लेकिन न्यायपालिका की किसी भी कड़ी के द्वारा यह कहकर बरी किया जाना कि आप पर आरोप गलत हैं, यह अपने आप में केजरीवाल जी की वास्तविकता में एक जीत है। इस पर आतिशी जी का कहना था कि यह अपने आप में न्यायपालिका के द्वारा न्याय की स्थापना हुई है। सभी तरह से कार्यकर्ताओं में खुशी, मतलब जितने भी राजनेता हैं उनकी प्रतिक्रिया, विपक्ष में जितने और दल हैं उनकी भी प्रतिक्रियाएं आई, कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई, और उस प्रतिक्रिया में साफ था कि यह सारा काम सत्ता पक्ष के द्वारा विपक्ष को दबाने के लिए किया जाता है। सारी मशीनरी को अपने खिलाफ जो लोग खड़े हैं उनको दबाने और कुचलने के लिए किया जाता है। दिल्ली शराब नीति के अंदर 23 के 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया और यहां तक कि
के कविता, जिनका नाम साउथ ग्रुप के नाम से लिया जा रहा था, सीबीआई को इस बात पर भी टोका गया कि आप किसी क्षेत्र विशेष का नाम इस तरह कैसे ले सकते हैं, यह अपने आप में गलत है। इस बात के लिए भी सीबीआई को टोका गया और सभी को पूरी तरह से आरोप से मुक्त कर दिया राउज एवेन्यू जिला न्यायालय के द्वारा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि आबकारी नीति को लेकर कोई भी व्यापक साजिश या आपराधिक मंशा नहीं थी, कुछ भी नजर नहीं आया। जहां तक बात हो केजरीवाल जी की, कोई ठोस सबूत उनके खिलाफ नहीं मिला। जो कमिश्नर थे आबकारी के, उनके खिलाफ, यह सबसे बड़ा मामला यह है कि उनके खिलाफ कुछ भी नहीं था, तो उन्हें मुख्य आरोपी कैसे बना दिया। रही बात मनीष सिसोदिया जी की, ये नीति बनाने वाले थे, तो इसकी जिम्मेदारी कहीं से भी कहीं तक तय नहीं होती। बड़ा सवाल है, आपके मन में एक फ्लैशबैक चल रहा होगा कि आफ्टर ऑल ऐसा हुआ क्या था, किस मामले के अंदर शराब नीति का घोटाला था, इस बात को कैसे समझा गया, क्या था। इसको ब्रीफ में, हालांकि मल्टीपल टाइम में चर्चा आ चुकी है, लेकिन फिर भी एक बार जल्दी से फ्लैशबैक में आप चलकर जान लें। तो कुल मिलाकर यह है कि जो भी शराब है, जिसको आबकारी विभाग के तहत रखा जाता है, स्टेट टैक्स का विषय होता है और राज्य सरकार इससे बड़ा राजस्व अर्जित करती है। चाहे कोई सा भी राज्य हो, उनकी कमाई में जीएसटी, स्टेट जीएसटी के अलावा जो बड़ा कर संग्रहण का काम है, वो शराब के द्वारा किया जाता है। और सरकार चूंकि शराब को बेचना नहीं चाहती, लेकिन लोग पीना चाहते हैं, तो सरकार शराब बिकवाती है हर राज्य की, जहां जहां पर शराब अलाउड है। बिहार, गुजरात जैसे राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए, और यहां पर राज्य सरकारों के द्वारा शराब के साथ साथ टैक्स वसूला जाता है कि अगर पीना ही है तो पियो, कम से कम इस पैसे से आपके इलाज के लिए कुछ काम तो कर लेंगे। इसी क्रम में दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के द्वारा भी शराब नीति बनाई गई। हर साल शराब नीति बनाई जाती है, जिसमें यह तय किया जाता है कि सरकार कितने प्रतिशत सरकारी दुकानें रखेगी, कितनी प्राइवेट करेगी, कितनी दुकानों पर किस भाव के हिसाब से लाइसेंस देगी, लाइसेंस पर फीस कैसे वसूली जाएगी, तमाम बातें की जाती हैं। यही काम दिल्ली के अंदर हुआ। दिल्ली के अंदर दुकानों की बातें थी और उसमें 32 जोन बनाए गए थे। 17 नवंबर 2021 की बात है, जिसमें हर जोन के अंदर 27 दुकानें खुलनी थी। इस तरह से लगभग 850 के आसपास दुकानें खुलना, 849 दुकानें खुलनी थी कुल मिलाकर। और इन 850 दुकानों से सरकार को बड़ा राजस्व प्राप्त होना था। लगभग हर दुकान से 5 करोड़ के आसपास सरकार को राजस्व की अनुमान था। दिल्ली में पहले जो दुकानें चलती थी, उनमें 60% दुकानें सरकारी होती थी और 40% दुकानें प्राइवेट होती थी। लेकिन केजरीवाल जी की इस नई नीति में 100% दुकानें प्राइवेट कर दी गई और सरकार ने कहा कि हमें इस तरह से 3500 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। सीधी सी बात है, अगर हर दुकान 5 करोड़ रुपए दे रही है, तो एक बड़ा अमाउंट मतलब निकलकर यहां से आने की उम्मीद थी। सरकार ने इसके लिए लाइसेंस फीस कई गुना बढ़ा दी थी। L1 लाइसेंस से पहले ठेकेदारों को 25 लाख रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब शराब नीति लागू होने के बाद प्रति दुकान 5 करोड़ रुपए दिखा चुकाने की बात निकलकर आई थी। 5 करोड़ से 25 लाख से सीधा 5 करोड़ की बात यहां पर प्रति दुकान से नई शराब नीति में की जानी थी और 100% दुकानें प्राइवेट की जानी थी। छोटे ठेकेदारों की इस पूरी प्रक्रिया में दुकानें बंद हो जानी थी, क्योंकि 25 लाख रुपए उनके पास होते थे, उसके 5 करोड़ चुकाने पड़े, तो यह उनके लिए एक चैलेंजपूर्ण काम था। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि 5 करोड़ जो देगा वो फिर कमाएगा कैसे। इसमें सरकार का तरीका यह था कि 5 करोड़ आप एक बार में दे दो, जो टैक्स है ना, उसमें से हम अब आपसे टैक्स से वसूली नहीं करेंगे, हम टैक्स का शेयर जो है वो बहुत कम कर देंगे। आप एक बार पैसा चुका दिए, अब आप पूरा पैसा अपनी शराब का ले जाइए। मतलब इसको ऐसे समझिए उदाहरण के रूप में कि अगर शराब की एक बोतल के रूप में बात की जाए कि पहले वो 750 रुपए की, अगर कोई 750 ml की शराब की बोतल 530 रुपए में मिल रही थी, तो उसमें सरकार को अपने ऊपर एक बोतल पर रिटेल कारोबारी को 33 रुपए का मुनाफा होता था। उसे 223 रुपए उत्पाद कर एक्साइज ड्यूटी चुकानी होती थी और 106 रुपए का वैट देना होता था। सरकार 329 रुपए प्रति बोतल का फायदा लेती थी। नई नीति में यह किया कि सरकार ने कहा 530 रुपए की बोतल जो बेच रहे हो बेचो, इसमें अपना मुनाफा भी आपका बढ़ गया, उसको 363 तक ले जाओ। लेकिन इस पूरे कारनामे में सरकार को जो टैक्स से मिलने वाली रकम है वो 3 रुपया 78 पैसे रहने वाली थी। मतलब सरकार ने एक प्रकार से शराब की कीमतों के अंदर जो मुनाफा था पर बोतल के हिसाब से, वो दुकानदार को दे दिया कि भाई तुम यहां से मुनाफा अपना लो, हमने एक मुश्त आपसे पहले 25 का 5 करोड़ ले लिया है। ऐसा करके सरकार ने एक ही बार में पूरा पैसा निकाल लिया। यह तरीका रखा गया। लेकिन इसका जब विरोध हुआ, इसके अंदर जानकारी निकल कर आई कि बड़े शराब के ग्रुप ही केवल इस तरह से दुकानें ले पा रहे हैं, छोटे दुकानदारों को मौका नहीं मिल रहा है। बड़े ग्रुप जब इस तरह से बड़ी दुकानें ले रहे हैं, तो बड़ा फंड इन्वॉल्व हो रहा है और बड़ा फंड इन्वॉल्व होकर उस पैसे को भ्रष्टाचार के माध्यम से सरकार के चुनाव प्रचार के लिए यूज किया जा रहा है। दिल्ली सरकार पंजाब और गोवा इलेक्शन में शराब के पैसे से ही चुनाव लड़ने जा रही है। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर इस दौर में चलने शुरू हुए। जब इस तरह की चर्चाएं होना शुरू हुई, तो दिल्ली सरकार ने इस नीति को वापस ले लिया। लेकिन इस नीति के वापस लेते ही 1 साल के भीतर भीतर
अगस्त 2022 में, मतलब मुश्किल से 8 महीने बीते होंगे, सीबीआई ने इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में प्रतिक्रियागत जो गड़बड़ी है उसके मामले में एफआईआर दर्ज कर ली कि भाई साहब आपने कोई ना कोई गलती की है, गड़बड़ की है। और सीबीआई ने मामला दर्ज करते हुए कहा कि इसमें जो पैसा आया था ना, उसको भी आपने घुमा फिरा कर लिया है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी बनता है, तो इस मामले को ईडी को दिया जाएगा। यानी कि पैसा इस तरह से आपने रिसीव किया जो कि टैक्सेशन के दायरे में नहीं आता था, आपने और रूट से उस पैसे को वसूला, इसके लिए अब आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर दिया गया। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ईडी में चला गया और सीबीआई के अंदर प्रक्रिया में गलती करने का मामला चला गया। बस यहीं से सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर ली और दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस के मामले में सबसे पहले अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर कार्रवाई होना शुरू हुआ और उन्हें फरवरी 2023 के अंदर ही अरेस्ट कर लिया गया। मनीष सिसोदिया जी 500 से अधिक दिन जेल में रहे। इसी प्रकार से संजय सिंह जो बड़े नेता हैं, दिल्ली के एमपी हैं, मतलब एमपी हैं आम आदमी पार्टी के, फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया। आरोप था कि वो एक शराब कारोबारी दिनेश अरोड़ा के संपर्क में थे और दिनेश अरोड़ा को लेकर वो अरविंद केजरीवाल से मिलने गए थे। ईडी ने अपनी चार्जशीट में इस पैसे की हेर फेर के मामले को बड़ा मामला बताया। तो कुल मिलाकर अभी अरविंद केजरीवाल सीबीआई के मामले में रिहा हुए हैं, ईडी की जांच अभी भी चल रही है, लेकिन जब मामला ही नहीं है तो ईडी के मामला भी कहीं नहीं टिकेगा और ईडी के मामले में भी वो इस तरह से रिहा होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब पैसा ही नहीं लिया तो फिर ईडी कौन सा मामला प्रूव करने लग रही है। इसी पूरे खेल में साउथ ग्रुप का जिक्र आया। साउथ ग्रुप के अंदर केसीआर की जो बेटी है कविता, उनका नाम निकल कर आया कि उन्होंने दिल्ली के ठेके लिए थे और उसका पैसा उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी तक पहुंचाया था अपने अन्य शराब कारोबारी साथियों के माध्यम से। वो जो पैसा पहुंचा, उस पैसे में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत थी और उस रिश्वत को फिर इन्होंने अलग अलग तरीकों से लिया और यूज किया, मामले बनते गए। गोवा के अंदर चुनाव प्रचार में पैसा पहुंचाया गया, ये कथित तौर से सारे बयान आते गए। ईडी ने केजरीवाल जी को 4 महीने में 9 बार समन करके बुलाया कि आओ, आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बन रहा है। केजरीवाल जी ने कहा 2024 के अंदर चुनाव है, आप मुझे चुनावों से भटकाने के लिए यह काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी इस मामले के लिए हाईकोर्ट पहुंचते हैं, उच्च न्यायालय से मांगते हैं कि साहब मुझे अंतरिम राहत दीजिए, क्योंकि इस तरह से मुझे बार बार समन किया जा रहा है। हाईकोर्ट यहां पर समन के ऊपर उन्हें राहत देने से इनकार कर देता है। जैसे ही इनकार करता है, ईडी शाम को ही इन्हें गिरफ्तार करने पहुंच जाती है। यह घटना मार्च 21 2024 की है। ईडी की टीम केजरीवाल जी के घर पहुंचती है और उन्हें गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। मतलब कुल मिलाकर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इनकी गिरफ्तारी मार्च 2024 में हो जाती है। चुनाव का दौर, राजनीतिक पार्टियों का विमर्श, सब चीजें एक तरफ चल रही हैं और दूसरी तरफ पार्टी के एक बड़े नेता मनीष सिसोदिया पहले से जेल में हैं और अब मुख्यमंत्री जेल में चले जाते हैं। दो ही बड़े नेताओं के दम पर आम आदमी पार्टी का चेहरा बना हुआ था, बाकी अन्य नेता सहायक कलाकार थे, सब धीरे धीरे अब ढहाए जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंतरिम बेल की राहत दी जाती है मई में, लेकिन किसी एक मामले में दी जाती है। अगर सीबीआई में तो ईडी पकड़ लेती है, ईडी में देती है तो सीबीआई पकड़ लेती है। कुल मिलाकर ये सितंबर 2024 तक जेल में रहे। इन्हें राहत फाइनली मिली, अंतरिम राहत सितंबर 13 को मिली, जब हर मामले से इन्हें जमानत देकर बाहर भेज दिया गया। इनको बेल मिली। इससे 177 दिन तक अरविंद केजरीवाल जेल में रहे। संजय सिंह जो है 181 दिन जेल में रहे। मनीष सिसोदिया 510 दिन और के कविता 150 दिन तक जेल में रही। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, और मनीष सिसोदिया जो हैं, इन दोनों को शराब घोटालों के आरोपों से क्लीन चिट देते हुए बरी कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि कोई भी ठोस सबूत या पर्याप्त सबूत नहीं है जिस पर विश्वास की जा सके, और आबकारी विभाग के जो पूर्व कमिश्नर कुलदीप सिंह हैं, उनको भी बरी किया कि भैया तुम्हें तो प्राइमरी आधार पर कैसे आरोपी बना दिया, यह समझ में नहीं आता। कुल मिलाकर कोर्ट ने अपने फैसले में आरोपियों को मुक्त करते हुए इन सभी चीजों पर टिप्पणी की और कहा कि सिसोदिया के मामले में मनीष सिसोदिया को लेकर आपराधिक मंशा जाहिर नहीं होती। प्रोसिक्यूशन का मामला अदालत की जांच में टिक नहीं पाया। दस्तावेज और बयानों को साथ साथ पढ़ने पर साफ होता है कि प्रशासनिक स्तर पर विचार विमर्श हुआ था। किसी आपराधिक मंशा के संकेत नहीं मिलते। बड़ी साजिश वाली थ्योरी में दम नजर नहीं आता। प्रोसिक्यूशन की कहानी में आपसी विरोधाभास भी बहुत है। कोर्ट ने यह भी कहा और जज ने पूछा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीबीआई के लिए कि आपने चार्जशीट के साथ कबूलनामे की कॉपी क्यों नहीं लगाई, कानूनी राय को अलग अलग दस्तावेजों में क्यों दाखिल नहीं किया, अगर कानूनी राय ईमेल से भेजी गई थी तो उसकी कॉपी क्यों नहीं लगाई, क्या आपने खुद उन कानूनी रायों को पढ़ा? ऐसा लगता है कि किसी ने भी कानूनी राय को ठीक से नहीं पढ़ा।
जिन 3 कानूनी रायों का हवाला दिया गया वे अभियोजन के पक्ष में नहीं है, फिर भी दावा किया जा रहा है कि वे समर्थन करती हैं। इस प्रकार से चार्जशीट पर सख्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट दाखिल करते समय सभी दस्तावेजों को ध्यान से देखना जरूरी है। 2 गवाहों ने ऐसी बातें कही हैं जो अभियोजन के दावे से उलट हैं। क्या आप उम्मीद करते हैं कि अदालत आपकी हर बात को बिना सवाल माने? आपको निष्पक्ष रहना होगा। मैं हैरान हूं, पहली बार देख रहा हूं कि चार्जशीट में इतनी कमियां हैं और कई बातें गवाहों और सबूतों से मेल नहीं खाती। और साथ ही साथ जो कमिश्नर रहे उनके बारे में कहा गया कि आपके खिलाफ तो कोई सामग्री ही नहीं है। मुझे हैरानी है कि आपको आरोपी नंबर 1 बना कैसे दिया। लगता है कि सिर्फ कहानी को फिट करने के लिए आपको आरोपी बनाया गया। पूर्व डिप्टी एक्साइज कमिश्नर कुलदीप सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। स्पेशल जज ने जांच में खामियां बताते हुए कहा कि केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। सिसोदिया के खिलाफ पहली नजर में भी मामला नहीं बनता। चार्जशीट में कई भ्रामक बातें और बड़ी कमियां हैं। साजिश की थ्योरी अंदरूनी विरोधाभासों से भरी है। बिना सबूत के केजरीवाल को आरोपी बनाया गया जो कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है। सिसोदिया के खिलाफ ना कोई ठोस सामग्री है, ना कोई बरामदगी। साथियों, इस तरह के जो फैसले हैं ये अपने आप में 2 बड़े सवाल छोड़ जाते हैं। हालांकि सीबीआई इस मामले में उच्च न्यायालय के रुख की तरफ निकल चुकी है। सत्ता पक्ष में बैठी बीजेपी अपनी तरफ से बयान दे रही है। केजरीवाल जी जनता को संबोधित कर रहे हैं। इन सबसे ऊपर चलो ये तो बड़े लोगों की बातें हैं। बीजेपी आज भी लगी हुई है अपनी तरफ से यह कहने में कि भाई तब ऐसा ही था तो तुमने 150 से अधिक फोन क्यों नष्ट कर दिए थे, नीति को तुरंत क्यों बदल दिया था। ये तमाम सवाल अभी भी पूछे जा रहे हैं। बोले ईडी के मामले में तो अभी रिहा नहीं हुए हो, खुशी किस बात की मना रहे हो, और अभी तो आपके ऊपर बहुत कुछ होना बाकी है। मैं इन सबसे उलट एक सवाल जो पूछना चाहता हूं वो ये है, ये तो बड़े लोगों की लड़ाई है। चलिए साहब, इसमें एक मुख्यमंत्री हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बैठे हैं, ईगो की लड़ाई चल रही है, राजनीतिक द्वेष चल रहा है, और इस बीच में 1.5-2 साल में न्याय भी मिल गया। लेकिन साहब इस 2 साल के भीतर जो नुकसान हुआ, न्यायपालिकाएं कब जाकर इस प्रकार से डिलेड न्याय के चलते, कहते हैं ना न्याय में देरी भी अन्याय के समान है, तो ये जो न्याय में देरी हुई इससे हुए नुकसान को कोई कैसे भरेगा। मतलब कि किस तरह से हमारी न्यायपालिका जांच अधिकारियों द्वारा हुई गलती में केवल यह कहकर कि आईओ ने जांच गलत की थी, उसको उसके ऊपर भी जांच बिठा दी जाए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तो क्या केवल इतने से करने से काम हो जाएगा? यह सवाल केवल राजनीतिक हितों पर नहीं, आम जन के हित में लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है। ये तो इतने पावरफुल लोग हैं कि इनके साथ जो वकील खड़े थे वो भी देश के सबसे मुख्य वकील लोग खड़े थे। अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोग थे जो केजरीवाल जी का केस लड़ रहे थे। आम व्यक्ति को तो वकील तक रीच नहीं मिल पाती। ऐसे में उस मामले में क्या होगा जब न्यायपालिका अपने ही न्याय के लिए इस तरह से सवालों के घेरे में हो। न्यायपालिका न केवल इस तरह के फैसले देकर अपने मानक स्थापित करे, बल्कि इस तरह के केसेस में अगर वाकई में किसी पीड़ित पक्ष को लगता है कि उन्हें अन्याय का सामना करना पड़ा, तो ऐसा प्रबंध करे कि अन्याय करने वालों के भीतर डर बैठ जाए, रिवर्स जांच चले, तय किया जाए कि इस तरह का प्रयास क्यों हुआ, इसके पीछे कौन थे, कौन से अधिकारी इन्वॉल्व थे, ताकि इस तरह की कार्रवाई करने से पहले अधिकारियों में और आदेश देने वालों में भय का माहौल रहे। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। क्या आपको अभी लगता है कि न्यायपालिका के अंदर न्याय आना बाकी है? ये जो हुआ ये भी हो सकता है कि न्यायपालिका फिर से सबूतों को गलत तरीके से पढ़ गई हो। आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और हां, हमारे कोर्स को एनरोल करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसे जाकर एनरोल करें। सीखें बहुत सारे एआई टूल्स जो आपके लिए हो सकते हैं उपयोगी। कल आखिरी दिन है 33% ऑफ का, आप जाकर अपने इसको एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।